नमस्कार, मैं वसीम अख्तर। हम मौजूद हैं द लीडर हिंदी के स्टूडियो में। हमारे साथ हैं इस बेल्ट के जाने माने चिकित्सक विमल भारद्वाज। आप अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, उसके अलावा आप आईएमए के अध्यक्ष हैं, सोशल हैं, थोड़ा राजनीतिक भी हैं। थोड़ा इसलिए कि आपने राजनीति के लिए जो मैदान चुना है वो अपने पेशे से ही जुड़ा है। आप भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ में ब्रिज प्रांत के सह संयोजक हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें बीमारियों की, तो जिस तरह से कोरोना आया उसके बाद काफ़ी चीज़ें बदलती चली जा रही हैं। जितना कोरोना से नुकसान हुआ उसके बाद फिर ब्लैक फंगस और अब डेंगू से। जैसे कोरोना के बाद एक सबसे बड़ी चीज़ जो पैदा हुई है कि बहुत से लोगों ने वैक्सीन भी लगवाई और जिन्हें जो एक बार पॉजिटिव हो गए उनको फिर हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई। ऐसी क्या वजह है? मैं पहले तो आप सभी हिंदी लीडर के देखने वालों को बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूं और आपको भी बधाई देता हूं कि बहुत अच्छा स्टूडियो है और बहुत अच्छी व्यवस्था देख के मन प्रसन्न हुआ। और मैं कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे ही दिन दुगने रात चौगने बढ़ें। और जहाँ तक आपने मेरे सवाल पूछा तो मैं बताना चाहूँगा कि इस समय एक नया वेरिएंट आया हुआ है जिसका नाम है B.1.1529। इसका नाम ओमिक्रॉन रखा हुआ है। अभी 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में मिला है। इसी तरीके से मुझे अच्छी तरह याद है 2020 में जो हम थे इंडिया में, तो हमारे पास उस समय जनवरी फरवरी में कोई कोरोना नहीं था। 2019 में दिसंबर में जब कोरोना वहाँ शुरुआत हुई थी वुहान से, तब मैंने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से यहाँ तक आएगा। लेकिन जब मैंने देखा कि पहला केस मार्च में मिला, उसके बाद मैंने थोड़ी इस पर स्टडी करने की कोशिश की और काफ़ी जागरूकता वीडियो बना के डाले, लोगों को समझाया। और जब डेल्टा वायरस आया था तभी मैंने लोगों से कहा था कि सावधानी रखें, ये वायरस जब वुहान से 3 महीने में इंडिया आ सकता है, तो जो इस समय जो कुछ केस जो मुंबई या कुछ कोस्टल एरिया में और जो केरला वगैरह में पहुंच चुके हैं, यहाँ आने में मुझे नहीं लगता 15-20 दिन ज़्यादा समय लगेगा। और ये वही हुआ कि जब अप्रैल का माह आया था हमारा, इतना बुरा दौर था, मैं उस दौर को दोबारा याद नहीं करना चाहता और ना ईश्वर से प्रार्थना करूँगा ना वो आए समय। हमें ध्यान रखना है, जिस तरह हम घर से बाहर निकलते हैं हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं। तो हम बार बार ऐसी जगह पे शादियों में भीड़ में, अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो सावधानी रखें। अभी वो वेरिएंट जो जिसका मैंने नाम लिया वो यहाँ पे इंडिया में नहीं आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी सतर्क हो चुकी है, एक गाइडलाइन जारी की हुई है कि जो ट्रैवलर्स आएंगे उनको आइसोलेट किया, उनको टेस्ट कराना होगा। बट इंडिया में अभी भी हमारे पास देखा जा रहा है कि डेल्टा वायरस है। लेकिन इस समय जो केस कमी है उसका सबसे बड़ा कारण है कि वैक्सीनेशन। अभी जो हमारा हाल फिलहाल में 2 दिन पहले ही आंकड़ा छुआ है हमने 120 करोड़ का। कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि वैक्सीन कौन सी बढ़िया है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड। मेरा एक ही जवाब है कि वैक्सीन दोनों ही बढ़िया हैं। जब WHO ने सबसे पहले कोविशील्ड को मान्यता दी थी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब ये लगवाई थी कोवैक्सीन, उसके बाद फिर इसके बारे में प्रचलन बढ़ा कि मैं कोवैक्सीन ज़्यादा बढ़िया है। फिर हुआ क्या कि WHO ने इसकी मान्यता नहीं दी। फिर मोदी जी ने उनको एक थ्रेट एक तरीके से दिया कि अगर आप हमारी वैक्सीन को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो आपकी कंट्री में जो वैक्सीन लगी है यूरोपियन कंट्री में, हम उसको मान्यता नहीं देंगे। आपको भी जब यहाँ पे कोई आएगा तो हम क्वारंटाइन रखेंगे। अल्टीमेटली जो हमारे साथ जो मैंने देखा है कि जो हम लोग साउथ एशिया के जो देश हैं, चाहे हम हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, यहाँ को जो देश के दूसरे लोग हैं वेस्टर्न कल्चर के, थोड़ा भेदभाव रखते हैं कि भाई ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो जो हमारी वैक्सीन आई वो बहुत, हम मतलब जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो बधाई के पात्र हैं। देश के जो वैज्ञानिक हैं उन सबको नमन करता हूँ कि हमने वैक्सीन बनाई और हमने वैक्सीन यहाँ दूसरे देशों में भेजी है। वो वैक्सीन अभी भी हमारी कारगर है। इस भ्रम में ना आए कि ये डेल्टा जो वायरस आया था उसमें भी कि सब वैक्सीन काम नहीं करेगी। काम कर रही थी। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि मैं स्वयं कोरोना पॉजिटिव हुआ था, मेरे पास दोनों वैक्सीन लग चुकी थी। सबसे भ्रम आता है कि वैक्सीन लगने के बाद में लोग कहते हैं कि देखिए आप वैक्सीन लगने में डॉक्टर साहब भी पॉजिटिव हो गए। यस, वैक्सीन जब लगती है तो जो एंटीबॉडी बनती है वो आपके ब्लड में होती है। जो कोरोना वायरस आएगा वो किस रास्ते से आएगा, नाक के थ्रू या आँख के थ्रू या मुंह के थ्रू, तो सबसे ज़्यादा वायरस यहाँ से जाता है। तो वो जब इन्वेड करके जब ब्लड में पहुँचेगा तभी ना आपको एंटीबॉडी मिलेंगी अंदर। तो इन्फेक्शन तो आपको हो सकता है। इन्फेक्शन जब नेजल पहुँचेगा तो खर्जी जुकाम खांसी होगी आपको, उस समय खराशी भी आएंगी। और जब बॉडी जब एंटीजन अंदर पहुँचेगा तब एंटीबॉडी काम करेंगी। तो जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ, मेरी फैमिली में लगभग उस समय 13 लोग अप्रैल में पॉजिटिव थे। मैं पूरे दिन काम करता रहा, लोगों के मरीजों के राउंड किए, पीपी किट भी पहनता था। मुझसे कई लोगों ने कहा कि आप कोरोना पॉजिटिव आराम कर लें, लेकिन वो समय ऐसा नहीं था उस समय आराम करें।
मैं उस समय सकुशल बाहर आपके सामने उपस्थित हूँ, सही निकल आया। कुछ डॉक्टर भी मैंने उस समय खोए उस दौरान, अप्रैल मई के दौरान में। अब कुछ ऐसे मरीज भी थे जो खोए। एक्चुअली क्या है कि कोरोना में जो इन्फेक्शन होता है तो हमारा जो ब्लड के कोagulation की क्षमता वो मतलब जो है आपकी भाषा में बोलें तो गाढ़ा हो जाता है, जो इसलिए हम खून पतला करने की दवाई देते हैं। तो कोरोना मैंने देखा कि ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस के लोग हैं, जो कुछ लोग कहते हैं कि हम तो विटामिन से ठीक हो गए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें डॉक्टर साहब ने सीरियस थे थोड़ा सिक हुए फिर जाके ठीक हो गए। लेकिन लापरवाही कोई ना करे। होता क्या है कि कोरोना में जब ब्लड की थिकनेस बढ़ जाती है, कोagulation प्रोफाइल ड्रेन होता है, तो उसमें हम खून पतला करने का इंजेक्शन देते हैं। जब आप डॉक्टर की सलाह नहीं मानते हैं प्रॉपर तरीके से, या बीच में ही अपने, जैसे हम जो टेस्ट करा रहे थे उसमें डी-डाइमर टेस्ट करा रहे थे, डी-डाइमर हमको बताता है कि ब्लड के अंदर कितना लेवल पे मेंटेन रखना चाहिए हमको। तो हमने दवा बताई और दवा बताने के बाद में खून पतला करने की दवा होती है वो, और सही टाइम पे सही समय तक नहीं ली तो वो क्या करेगी, जो आपकी जो हमारी जो हाथ की पैरों की जो वेसल्स है मोटी होती हैं, हार्ट के जो वेसल्स है वो छोटी होती हैं, तो वो कोagulation वहाँ पर जाके होता है और वो हार्ट की बीमारी बन जाती है। इस कारण जो अगर ब्लड की सप्लाई अगर प्रॉपर तरीके हार्ट को नहीं पहुँचेगी तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे मरीज जो मैंने देखा कि मैंने अपनी मेडिसिटी में भी या और भी जगह मैंने देखे, जो मरीज ठीक होकर घर गए वो 1-1.5 महीने बाद दोबारा भर्ती हुए, उनका जो हार्ट की क्षमता थी, जो पहले जो थी की क्षमता 50-60% थी, वो गिर के 20-25% रही। तो इसका कारण यही है कि पूरे तरीके से अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर सलाह नहीं मान रहे हैं, या उस समय जो हमने दवाई बताई खून पतला करने की आपने 4-5 दिन ली और 6 दिन ली छोड़ दी, तभी दिक्कत आती है हार्ट की। जैसे कि माने कि नेगेटिव होने के बाद, पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद कब तक हम जो है डॉक्टर की उसमें रहें कि एहतियात बरतते रहें और जो जैसा डॉक्टर बता रहे हैं वैसा करें? शुरू के जो सेकंड थर्ड फेज होता है वो थोड़ा क्रिटिकल होता है। जब उस फेज में हम निकल आते हैं 14 दिन बाद, तो मेरा मानना है कि कम से कम 1 से 1.5 महीने तक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, इन्फेक्शन से बचें, काम पे ना जाएं। अगर ऐसा काम है जहाँ पर आप घर बैठे कर सकते हैं उसको करें। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो वो सोशल डिस्टेंस से दूर रखें, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो आप इन चीज़ों से बचें। मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीना और प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत होती है। उस समय हम अपने एको भी करा लें, समय समय पे जो ब्लड के टेस्ट है वो कराते रहें, डॉक्टर की सलाह लेते रहें। इस तरह के कई सारे मरीज मुझे मिले जिनका EF पहले ठीक था, वो EF फिर जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, हमारी जो हार्ट की क्षमता होती है वो नॉर्मल होती है करीब 65% के आसपास। वो ऐसे मरीज जिनका ईको पहले ठीक था या 65 नहीं था, अगर किसी का मरीज को ओल्ड एज में थे 65-60% या 50% था, वो गिर के 20-25% नीचे आ गया वो, ये और फिर उनकी सांस फूलती है। फिर बैक प्रेशर में जब वो फेफड़ों में पानी भरता है तो वापस आते हैं अस्पताल, तब पता चलता है कि दोबारा सांस फूल रही है। जब इको किया हमने तो पता चला EF नीचे गिरा हुआ। तो ऐसे मरीज मेरे पास भी मिले हैं, मुझे दूसरे अस्पतालों से भी आए हैं। उनका जब देखा तो EF कम है, तो उस समय जो हार्ट की जो क्षमता होती है कॉन्ट्रैक्ट की, वो गिर चुकी होती है। उसका कारण जो मैंने अभी पहले बताया था वो वही है कि जो आपकी वेसल से ब्लॉक हो जाती हैं, जो हमारी 3 नलियाँ मेन होती हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट मेन जो आर्टरी होती हैं, उन तीनों में अगर थक्का बन गया है और वो जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो वो हार्ट जो है डेड हो जाएगा। तो साइलेंट MI या वैसे MI, अगर डायबिटीज़ भी है साथ में, तो MI के लक्षण आते भी नहीं हैं। तो वो मैंने देखा इस दौरान काफ़ी लोगों में दिक्कत आई है कि वो हार्ट की क्षमता उनकी कम हुई और वो साथ साथ इस बीमारी को लेकर दोबारा पहुँचे, सांस फूलते, फिर उनको निमोनिया, सेकेंड इन्फेक्शन के दौरान और भी चीज़ें शुरू हुई हैं, पर उनकी डेथ हो गई। जो कोरोना पॉजिटिव हुए होंगे उनको और भी किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? देखिए, अगर बीच में आवाज़ हो रही थी कि भाई ब्लैक फंगस एक आया था, तो मैं बताना चाहूँगा ब्लैक फंगस एक बीमारी ऐसी है, उसका कलर के आधार पर कह दिया गया कि ब्लैक फंगस है। वो हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा रहता है, फंगस हो या बैक्टीरिया या वायरस हो। हमारी जब इम्यूनिटी कम होगी तो हमारे पास वो आएगा हमारे पास। जैसे आपने देखो घर में कभी आप कोई महिलाएं हमारी कुछ चीज़ आटा हो या कोई सामान छोड़ दें गर्मी के मौसम में, तो अगले देखो नेक्स्ट डे काले काले धब्बे से पड़ जाते हैं, वो चीज़ फफूंदी जैसी लग जाती है। वो क्या है, फंगस ही तो है। होता क्या है कि जब हम इम्यूनिटी वीक होती है तब ये जो अपॉर्चुनिटी से इन्फेक्शन है, चाहे वो वायरस, जी तो वायरस था कोरोना, तो बैक्टीरिया अंदर घुसता है, तो बैक्टीरिया के लिए हम एंटीबायोटिक, लोग कहते हैं कि साहब वायरस में अगर है कोरोना तो एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन में आपके पास ये जो वायरस आ जाता है, वो बैक्टीरिया आ जाता है, तो उसके लिए हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। इसी दौरान उस तरह फंगस के लिए हमें वो दवाइयाँ देनी पड़ती थी। बीच में बात है कि हम स्टेरॉइड यूज़ करने के कारण भी, एक दो हमारे जो डॉक्टर थे, मैकुलस, वहाँ मुझे याद है कलकत्ता गए थे, उन्होंने टीवी पे आगे बोल दिया कि ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड से ये ब्लैक फंगस आ गया। मैं थोड़ा सा इसको कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि एक होता है कि भाई हम चूँकि जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे वो ट्रीट नहीं करते हैं कोरोना वायरस को ट्रीट,
जो कर रहे हैं वो हम लोग फील्ड में जो वर्क कर रहे हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो स्टेरॉइड एक तरफ तो जान बचा रहा है, वही स्टेरॉइड एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद नुकसान भी कर सकता है। वो आम भी, अगर कोरोना में नहीं वैसे भी कोई भी दवा हो, स्टेरॉइड भी छोड़ दिए, कोई भी दवा हो या कोई भी चीज़ हो, एक पर्टिकुलर एज पे जाके काम करती है, उससे आप आगे बढ़ेंगे तो नुकसान भी कर सकती है वही चीज़, और कम होगी तो आपको काम भी नहीं करेगी। तो इसी तरह उसमें था कि स्टेरॉइड से बहुत जानलेवा साबित नहीं था, उस समय स्टेरॉइड का प्रयोग बहुत ज़रूरी था। लेकिन हमें नहीं पता होता है कि जब मरीज रेफर होकर आ रहा होता है, सिक होता है, उस समय कितना स्टेरॉइड वो ले चुका है पहले बताता नहीं है। अगर आपने बहुत प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री नहीं दी, क्योंकि हम उसमें जो देख रहे हैं उससे हिस्ट्री के हिसाब से सोचेंगे भाई वो कहेगा साहब हमें पता नहीं क्या इलाज चला, और अभी इनकी स्थिति सैचुरेशन कम आ रहा है और ऑक्सीजन की क्षमता जब कमी हुई है तो हम उसमें बैकअप लगाया और उसमें ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए थोड़ा स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। तो मैंने कभी भी ऐसी कोशिश, मेरे पास फिक्स था कि मैं उस समय डेक्सोना का प्रयोग कर रहा था या जो मिथाइल पिडोलिसोन का प्रयोग करता था, लो डोज में ही करता था और पर्टिकुलर लिमिट के बाद उसको बंद कर देता था। तो जो डॉक्टर्स हैं वो अच्छे के लिए कार्य करते हैं, लेकिन जो स्टेरॉइड है वो डबल एज शॉर्ट्स है, तलवार है, दोधारी तलवार है, वही चीज़ फ़ायदा करती है और वही चीज़ नुकसान भी करती है। तो ये उसी कारण से ब्लैक फंगस आया। डॉक्टर साहब, एक बात ये हो गई कि डॉक्टर की सलाह को मानते रहना है, दूसरे हमें जो दिनचर्या है वो किस तरह की रखनी है कि हम जिस तरह की ख़तरनाक बीमारियाँ आ रही हैं उनसे बच सकें। मैं अभी सभी आपके सभी दर्शकों को ये अपील करना चाहूँगा कि हमारी जो फूड हैबिट है उसको सुधारें। हम सुबह का नाश्ता हैवी नहीं करते, बहुत लाइट करते हैं या लेट करते हैं। जो हमारा लंच है वो भी हमारे भाग दौड़ में या आम जो हमारे जनमानस हैं वो कई ऑफिस निकल गए, मार्केट निकल गए, टाइम पे नहीं खाए, छूट गया या उल्टी सी चीज़ खा ली, फिर जब घर पहुंचते हैं रात को तो हम फुर्सत में होते तो खाना खूब खाते हैं। ये उल्टी हैबिट हमारी है। होना क्या चाहिए, खाना आपका है ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, खाना आपका जो लंच है वो नॉर्मल होना चाहिए और मील जो होता है रात का वो थोड़ा सा हल्का हो। हमारे साथ कहा गया कि हम टहलना चाहिए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ओवर यूज ऑफ जो हमारे प्रचलन चल गया है कि ओवर यूज ऑफ ग्लोए, ओवर यूज ऑफ बहुत सी चीज़ें ऐसी हमने खानी शुरू कर दी। कई सारे लोग मेरे पास ऐसे मिले जिनको उनसे भी नुकसान हुआ। तो ओवर यूज कोई ना करें। हाँ, जो हमारे पास जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जो BC होते हैं, वो अगर आप ले भी रहे हैं तो वो यूरिन के रास्ते निकल जाएंगे, लेकिन जो फर्ट सॉल्युबल विटामिन होते हैं AD के, वो बॉडी के अंदर रहते हैं। तो वो तो हम कोशिश करें डॉक्टर की सलाह भी लें। जो मैग्नीशियम साथ में उसमें ले रहे थे वो भी एक पर्टिकुलर फिक्स था कि हम इतने मिलीग्राम तो मैग्नीशियम लेंगे। तो ओवर यूज ऑफ मेडिसिन ना करें, डॉक्टर की सलाह पे लें, अपने प्रिकॉशन रखें, मास्क का प्रयोग करें। अगर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो हम 2 ही लोग हैं यहाँ पर हम दोनों लोग स्वस्थ हैं तो हम मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं अगर इस स्टूडियो में 25-30 लोग बैठे हों तो मेरे जेब में मास्क रखा है, मास्क तो मैं तुरंत लगा लूँगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें नॉर्मल लाइफ में। और मुझे लगता है कि आने वाले 7 से 8 महीने में, लगभग 1 साल के अंदर इस कोरोना से हम निजात पा लेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम इसको, जो आपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की बात की, इसे समय में अगर बांटें तो किस तरह से ले सकते हैं? अगर हम अपनी पुरानी जो संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति, उसके हिसाब से अगर देखें तो कहा जाता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, 5 बजे भोर में या 4 बजे। हम नहीं उठ सकते तो हम 6-7 बजे तक बिस्तर छोड़ दें। उसके बाद में आप कोशिश करें कि अपना जो ब्रेकफास्ट है वो 9-10 के बीच में कर लें। जो आपका लंच है वो 1:30-2 के बीच में कोशिश करें। 12 बजे अगर आप सुबह जल्दी कर लेते हैं, 8 बजे ब्रेकफास्ट, 7 बजे, तो वो जो आपका जो लंच है वो 12 बजे 1 बजे तक हो जाएगा। या 9 बजे भी करते तो कोशिश करें 9 बजे 2 बजे से पहले लंच ले लें। डिनर के बारे में कहा तो बेस्ट जाता है कि सूर्यास्त से पहले करें। सूर्यास्त से पहले का मतलब 5-6 बजे, वो संभव नहीं है। तो कोशिश करें कि आप 8 बजे तक तो डिनर कर ही लें, तो आपकी दिनचर्या बेस्ट रहेगी। और फिर थोड़ा टहल लें, व्यायाम करें। एक अभी देखा गया है कि यूरोप में मांग हो रही है कि जो कोविड नियमों के चलते पाबंदियां लगाई गई हैं वो हटा ली जाएं। जो कोरोना के नए वेरिएंट मिल रहे हैं उसमें इजराइल ने अपनी सीमाएं पूरी तरह से बंद कर दी हैं। जो देश या दुनिया की अगर हम बात करें तो अभी किस तरह का माहौल है कि ये लगता है कि सब बंदिशें हटा दी जाएं या अभी रहनी चाहिए? ये देखिए, मैं आपकी बात से जो सवाल बहुत अच्छा पूछा आपने, मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ कि बंदिशें नहीं हटनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एडवाइजरी जारी कर रखी है, हम बाहर विदेशों में ना जाएं और जाते तो उन देशों की यात्रा करें जहां पर कोविड अभी हमारे पास, जैसे हमारी ये जो मालदीव वगैरह है वहाँ नहीं है। इजराइल ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे देश में भी इसी तरह की मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा। और उन्होंने कल मेरी बात भी हो रही थी एक ऑफिसर से, तो उन्होंने कहा कि गाइडलाइंस आ चुकी हैं, हम इंटरनेशनल फ़्लाइट को कोशिश करेंगे क्योंकि मॉनिटरिंग करें और उनकी क्वारंटीन में रखें।
ये जो वायरस है हमें लगता है कि थर्ड वेव जो आ रही है आएगी तो है ही, लेकिन अगर आपने वैक्सीन ले रखी प्रॉपर, जैसे 120 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लग चुकी हैं, तो इन्फेक्शन होगा, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, लेकिन वो उतना सीवियर नहीं होगा, मारक नहीं होगा। आप सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। कोमॉर्बिडिटी है उसको आप कंट्रोल रखें। इस समय कोई भी अपनी जो अंदर बीमारी है उनके डॉक्टर से सलाह लेते रहें, चाहे वो डायबिटीज़ हो, कंट्रोल रखें, शुगर हो या ब्लड प्रेशर हो, कोई भी ऐसी बीमारी हो जिसमें इम्यूनिटी वीक होती हो उसको कंट्रोल रखें। किडनी की बीमारी हो तो उसको डॉक्टर से सलाह लेते रहें और सोशल डिस्टेंस रखें। मुझे लगता है इसमें हम काबू पा लेंगे कि भारत में अच्छी तरीके से रोकथाम अभी है कोरोना की। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने आपका परिचय देते हुए कहा था कि आप थोड़ा राजनीतिक भी हैं, तो जिस तरह से आपने ब्रिज प्रांत के सह संयोजक बने, आप चिकित्सा प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के, तो सिर्फ यही था कि राजनीति में थोड़ी आप एक्टिविटी बढ़ाएंगे? नहीं, देखिए मेरी इच्छा ये है कि मैं जनसेवा करूं। मुझसे कई लोग पूछते हैं आपका क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है, तो मैं सवाल जवाब यही देता हूं कि हर आदमी अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है। मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ में जिम्मेदारी दी गई तो मैं इसलिए जुड़ा कि मैं इस समय जो कोरोना महामारी चल रही है या जो हमारे कुपोषण है उसमें क्या प्रयोग मतलब बेहतर कर सकता हूँ। तो मुझसे पार्टी ने पूछा गया तो मैंने कहा भाई इस तरीके से हम इस समय कैंप लगाएं। उद्देश्य ये है कि हम इस माध्यम से भी जनसेवा करते रहें, जनता के साथ जुड़े रहें, ऐसी जगह जाके सेवा करें, कैंप लगाएं। क्योंकि जब हम किसी पार्टी से जुड़ते हैं तो होता क्या है कि जो लोग जनसेवा में जो लोग जुड़ते हैं आगे, वो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, तो हमारी जन भागीदारी बढ़ जाती है। उसका हम सदुपयोग करें। हम ऐसी जगह को चुनते हैं कैंप लगाने पर कि जहाँ पर जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, जो चिकित्सा सेवा से थोड़े दूर हैं। तो पार्टी ने कहा है कि आप कम से कम दिसंबर तक 10 से 12 कैंप लगाइए अभी से। तो इसमें हम 3 कैंप लगा चुके हैं और कोशिश करेंगे इसी तरह कैंप लगाएं। अब इससे पहले आपको याद होगा कि लास्ट ईयर 2 साल पहले आंवला में महामारी आई थी, डेंगू और मलेरिया एक साथ आया था। तो उस वक्त भी मैंने एक दिन में 9 कैंप लगाए थे अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें मुझे रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज का सहयोग मिला, समाज के कुछ लोगों का सहयोग मिला और जिला अस्पताल के सीएमओ साहब थे विनीत शुक्ला जी, उनका सहयोग मिला और मेडिसिन की टीम लेके गया। तो कैंप हम लगाते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। इसी दौरान जिम्मेदारी दी जाती है उसको निभाते रहते हैं। यही आगे जो मिलेगी उसको भी निभाएंगे, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको आगे पूरा करते रहेंगे। लेकिन मेरा इच्छा है कि मैं चिकित्सा में ही लोगों की सेवा करता रहूं। जैसे एक परंपरा रही है, अगर हम बरेली की बात करें तो डॉक्टर दिनेश जौहरी डॉक्टर थे और उसके बाद वो विधायक बने, उसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री की दौर तक में उनका नाम चला। उसके बाद हम बात करें तो डॉक्टर IS तोमर आए, जिन्होंने महापौर बने और एक शहर को बदलने का भी काम किया उन्होंने। अब अगर हम देखें तो डॉक्टर शहर से डॉक्टर विधायक हैं, तो वो लक्ष्य वही है या फिर यही कि बस जो जिम्मेदारी मिलेगी उतना ही पूरा कर देंगे? नहीं, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हर आदमी अपनी अपनी कुछ महत्वाकांक्षा रखता है। तो मेरी महत्वाकांक्षा इतनी है कि मैं जो भी काम करूँ वो समाज हित में, जनता के हित में करता रहूँ और उसी को उद्देश्य रखते हुए मैं आगे कार्य करता रहता हूँ। पार्टी जो भी अगर जिम्मेदारी देगी उस पर मैं आगे खरा उतरने की कोशिश करूँगा। मेरी पार्टी से ना कभी कोई मांग रही है ना मैं मांग करूँगा आगे कि मुझे ये इस तरह चाहिए। जो जिम्मेदारी जैसी मिलती रहेगी उसी को निभाता रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो चिकित्सा क्षेत्र में जो कार्य कर रहा हूँ इसी को और अच्छे तरीके से करूँ। अभी आपने डॉक्टर विमल भारद्वाज जी को सुना, बहुत सी चीज़ें उन्होंने ऐसी बताई हैं जो कोरोना से प्रभावित हुए हैं उनके काम आएंगी और साथ साथ वो अपनी राजनीतिक ख्वाहिश भी बता गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।